बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुल्तान महमूद और आजकल जो है हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हमने जो लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ z की वैल्यू अगर अवेलेबल हो और हम टेबल यूज़ करके ही फाइंड आउट नहीं कर सकते, बल्कि z के अलावा अगर हमारे पास x की वैल्यू भी अवेलेबल हो तो हम तब भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल्स को यूज़ कर सकते हैं। अभी तक हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के दो टेबल्स यूज़ किए हैं। एक टेबल जो है जो हमने रिसेंटली यूज़ किया पिछले लेक्चर के अंदर, वो फाई इनवर्स की वैल्यूज़ वाला टेबल था, और एक टेबल जो है वो फाई की डायरेक्ट वैल्यूज़ वाला टेबल था, वो उससे पहले हमने यूज़ किया। हम दोबारा उसी टेबल पे आ रहे हैं जो हमने फाई इनवर्स से पहले वाला टेबल यूज़ किया था। उस टेबल की वैल्यूज़ को लोकेट करके हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे। अब होगा ये कि पहले हमारे पास z होता था, अब हमारे पास जो है वो x की वैल्यू अवेलेबल होगी। देखें क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसे है, if x is normally distributed with mean mu is equal to 10 and standard deviation sigma is equal to 2, then find probability of x is less than 12। आपने x की probability मालूम करनी है। आपके जहन में होगा कि पहले जब हम probability फाइंड आउट करते थे तो z यहां पर लिखा होता था, यहां पर x की जगह पर। अब यहां पर जो है वो x लिखा हुआ है, हम इस x को पहले z में कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल बी एबल टू फाइंड द टेबल। टेबल वैल्यू वैसे ही आपने फाइंड आउट करनी है जैसे आप पहले कैलकुलेट करते रहे हैं, सिर्फ करना क्या है कि इस x को z में कन्वर्ट करना है। हमने लास्ट टाइम जब प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस की थी उससे पहले मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z। स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल z जो होता है वो इसके इक्वल होता है, z इज इक्वल टू x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। यानी कि अगर हमारे पास x की वैल्यू मौजूद हो तो हम उसको z की वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर म्यू का पता हो हमें और सिग्मा का पता हो। मसलन फर्ज करें ये x की वैल्यू अगर 12 है तो इसको x की वैल्यू को यहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ 12 में। मीन की वैल्यू का मुझे पता है वो 10 है, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू का मुझे पता है वो 2 है। मैं यहाँ पर प्लेस करके मैं z की वैल्यू निकाल सकता हूँ और फिर अपनी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए x की शक्ल में, साथ में मीन भी गिवन हो और स्टैंडर्ड डेविएशन भी गिवन हो, तो क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखें ज़रा, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ ना तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है इसके सोल्यूशन के लिए, देखो आपको चाहिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन गिवन है पहले आप वो इंफॉर्मेशन लिख लें। म्यू किसके इक्वल है, म्यू जी आपका है 10। स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल है, सिग्मा आपके पास है 2। प्रोबेबिलिटी कौन सी चाहिए, प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए x इज लेस देन 12, ये प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए। अब मसला ये है कि यहां पर अगर z होता ना तो मैं डायरेक्टली टेबल से वैल्यू देख सकता था, लेकिन यहां पर मेरे पास जो है वो x की वैल्यू है, ये स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। नॉर्मल वेरिएबल तो है, स्टैंडर्ड नहीं है। आप क्या करेंगे, इस x को स्टैंडर्डाइज कर लेंगे, z में कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे z में कन्वर्ट करते हैं, आगे देखें। इसी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जगह पर मैं लिख सकता हूं इसको z में कन्वर्ट करने के लिए x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। क्या होगा, ये वाला x जो है वो z में बदल जाएगा, लेस देन ये वाली x की वैल्यू है बेसिकली 12 माइनस म्यू की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू है वो 10 है, सिग्मा की वैल्यू जो है वो 2 है। अब देखें कितने आसानी से हमने जो है x को z में बदल दिया। अब इसकी जगह पर मैं z लिख सकता हूं, ये आपके पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 12 में से 10 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा। अब आप देखें बुनियादी तौर पर हुआ क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 12 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन 1। हमने x को z में कन्वर्ट कर दिया। अब हमारे पास डायरेक्टली ये z की वैल्यू का पता है, लेस देन है, यहां पर थ्योरम अप्लाई कर दें। थ्योरम क्या आ जाएगा, फाई ऑफ 1, और फाई ऑफ 1 का आंसर जो आपके पास जो लिखा हुआ है मैंने टेबल वैल्यू में 0.84134। ये टेबल जो है अब इनवर्स वाला टेबल नहीं है, ये वो पहले वाला टेबल है जो हम पहले से यूज करते आ रहे हैं। इनवर्स वाला टेबल आप अपने यूज नहीं करना, जो सबसे पहले मैंने आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल इंट्रोड्यूस करवाया था, आपने वो वाला टेबल यूज करना है। उस टेबल से जब आप वैल्यू निकालेंगे तो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू 0.84134। अब ये वाली वैल्यू आप यहां पर लिख सकते हैं 0.84134, या आप कह लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 12, इसका फाइनल आंसर जो है वो 0.84134 आ जाएगा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब इस आंसर को आप चाहें तो अंडरलाइन कर लें ताकि आपको आइडिया हो जाए, ये है जी हमारा रिक्वायर्ड आंसर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 12।
सो स्टूडेंट्स, आपने ये समझा कि x को पहले z में कन्वर्ट कर लें। जैसी भी सिचुएशन है x की, पहले x की स्टेटमेंट को x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा और म्यू और सिग्मा की एक्चुअल वैल्यूज को यहां पर प्लेस कर दें। तो ये वाला हिस्सा जो है ये तो z आ जाएगा, वैसे लिख दिया, इसकी जगह पर ये 1 आ गया हमारे पास। फिर दोबारा से वही सिचुएशन आ गई जो हम पहले से क्वेश्चन करते आ रहे हैं कि z लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के लिए वो डायरेक्टली पहला थ्योरम जो है वो मैंने 5 थ्योरम हमने डिस्कस किए हुए हैं इसके, तो ये पहला थ्योरम आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। फाई ऑफ 1 का टेबल आप चेक करेंगे, फाई इनवर्स में नहीं चेक करना बल्कि फाई ऑफ 1 के डायरेक्ट टेबल में चेक करना है, वहां से आपको ये वैल्यू मिलेगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। सो x को z में चेंज करने के बाद हम z का टेबल यूज कर सकते हैं। अब ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था। इसी तरह से एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं जो कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सामने आएगा कि प्रैक्टिकली जो है हम उसको कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे अपीयर होती है। हम अपने सेकंड बोर्ड की तरफ चलते हैं, वहां पर हम ये चेक करेंगे कि प्रैक्टिकली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहां पर अप्लाई कर सकते हैं और कैसे जो है हम उसके प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। हमारे पास जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंट जो प्रोसेसेस होते हैं जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं, उनमें से एक प्रोसेस जो है वो टाइम ऑफ असेंबलिंग सम मशीन्स है। कोई मशीन है उसको असेंबल करने में जितना टाइम लगता है वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टाइम है, यानी कि टाइम जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी तरह से एजेस आपकी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हाइट्स नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे वेरिएबल्स आ जाते हैं कि जिनके दरमियान जो मोस्टली वैल्यूज जो हैं वो मिडल पे फॉल करती हैं, ज़्यादातर वैल्यूज जो हैं वो एवरेज के करीब होती हैं और बहुत कम वैल्यूज एवरेज से दूर जाती हैं। तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। इनमें हाइट्स की डिस्ट्रीब्यूशन, एजेस की डिस्ट्रीब्यूशन, मेजरमेंट एरर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी की सारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। IQs की डिस्ट्रीब्यूशन, IQ स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन, ये अगले एग्जाम्पल में हम IQ स्कोर्स के बारे में भी बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग, टाइम जो है किसी भी मशीन को असेंबल करने में जो टाइम लगता है वो भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। उसके हवाले से एक एप्लीकेशन मैंने आपके लिए सिलेक्ट की है, हम इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है उसकी तरफ आते हैं, देखें जरा। टाइम रिक्वायर्ड टू असेंबल अ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक मशीन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि टाइम एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन इज इक्वल टू 5 मिनट्स एंड सिग्मा इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स का मतलब है 0.5 मिनट्स, यानी कि हाफ मिनट। कोशिश ये होती है हमारी कि पहले आप क्या करें, जो भी आपके पास मीन की यूनिट है वही स्टैंडर्ड एविएशन की यूनिट्स हों, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। इसके बाद है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर मशीन इज असेंबल्ड इन 4 to 6 मिनट्स। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक खास मशीन जो है उसको असेंबल करने में 4 से 6 मिनट लगेंगे। इसके चांसेस हमने मालूम करने हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसको फाइंड आउट करने का तरीकाकार क्या है उसको चेक करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है उसको लिख लेना है। म्यू इज इक्वल टू 5 मिनट्स और सिग्मा जो है स्टैंडर्ड एविएशन दैट इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स। ले जी, ये आ गया। अब आपके पास जो है जो आपका वेरिएबल है इसके अंदर वो है टाइम। तो टाइम को डिसाइड करने के बाद वेरिएबल को आपने जरूर डिसाइड कर लेना है। जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने पहले ये देख लेना है कि किस वेरिएबल के बारे में डिस्कशन चल रही है। यहां पर हमारे पास वेरिएबल है टाइम टू असेंबल द मशीन, कि मशीन को असेंबल करने में टाइम कितना चाहिए। उस टाइम का नाम हम x रख लेंगे। वेरिएबल का नाम x रखने के बाद हमारी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट इजीली बन जाएगी और उसके साथ हम अपनी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। देखें कैसे करते हैं। पहले आप नाम रख लेंगे वेरिएबल का। वेरिएबल का नाम जो है उसको कर लें लेट x इज द टाइम टू असेंबल द मशीन, यानी कि x जो है वो मशीन को असेंबल करने में टाइम को शो कर रहा है। देन अब हमें क्या चाहिए, हमें ये प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x की वैल्यू जो है वो 4 to 6 मिनट्स, इसके दरमियान जो है मशीन को असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा। अब क्या करते हैं, हमारे पास जो है इस प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट को बनाने के बाद, ये प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बन गई 4 to 6 मिनट्स की। इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस x को z में कन्वर्ट कर देना है। जब x को z में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आएगा x माइनस म्यू ओवर सिग्मा,
और इधर से जब आप इसके करेंगे तो ये आ जाएगा जी इसकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट में 4 माइनस, यानी कि 4 को भी अगर आप कन्वर्ट करेंगे ना इसमें जी में, तो 4 माइनस म्यू जो है, म्यू आपके पास ये है 30 सेकेंड्स को आप 0.5 मिनट्स भी लिख सकते हैं। 4 माइनस म्यू की वैल्यू जो है, म्यू आपके पास 5 है, स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू है वो है 0.5, और यहां पर भी आपके पास देखें x की वैल्यू जो है वो आपके पास है इस केस में 6, मीन की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, और स्टैंडर्ड एविएशन की वैल्यू 0.5 है। ये आपकी प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बन जाएगी बिल्कुल ऐसी। देखें हमने क्या किया, x को पहले कन्वर्ट कर लिया x माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अगर आप चाहें तो यहां पर डायरेक्टली यहां से बात स्टार्ट कर सकते हैं। 4 में से मीन को माइनस किया, स्टैंडर्ड एविएशन पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह 6 में से मीन को माइनस किया, स्टैंडर्ड एविएशन पे डिवाइड कर दिया। ये दरमियान वाले वे x जो है, x को भी मीन में से माइनस किया, स्टैंडर्ड एविएशन से डिवाइड कर दिया, तो ये वाला हिस्सा हमारा z आ जाता है। आप यहां पर इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट क्या बनेगी, 4 में से -5 करेंगे तो आपका आंसर -1 आएगा, -1 को 0.5 से डिवाइड करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहां पर आपके पास ये पूरी स्टेटमेंट जो है ये z के इक्वल है। 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 को 0.5 पे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। अब यहां पर ये वाला आंसर जो है -2 और ये 2 आ गया। आप क्या करेंगे, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को -2 और 2, हमें ये याद है कि हमारे पास जो थर्ड थ्योरम है जिसमें a और b के दरमियान प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, तो वो थ्योरम जो है वो इस तरह से चलता है 5 of 2 - 5 of -2। 5 of 2 और -5 of -2 जो है वो आप कर सकते हैं। देखें जरा, फर्ज करें 5 और 2 का आंसर जो है वो ये निकला हुआ है 0.97725 माइनस 5 of -2 का आंसर जो है वो ये वाला है 0.02 है 0.0275। ये इसकी करेक्शन कर लीजिएगा, ये 02 है, इस पे मैं लिख रहा हूं 0275। अब अगर देखें, अब इन दोनों को माइनस करके आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए जरा, सब्ट्रैक्ट करने से मेरे पास आंसर क्या आएगा, यहां पर आपके पास 0.95450, तो आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है वो ये निकल आएगी। मैंने मेंटली मैथमेटिक्स को यूज़ किया ताकि थोड़ा सा आप खुद भी अगर कोशिश किया करें कि कैलकुलेटर का यूज़ कम करें, ताकि आपको जहन को कैलकुलेशंस की आदत पड़े। उससे जो है वो आपके जो है मेमोरी भी बेहतर होगी और आपकी मैथमेटिकल एबिलिटी में इजाफा होगा। तो यहाँ पर आपने ये कोशिश करनी है कि इसको मैंने डायरेक्टली किया, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, दैट डजंट मैटर। मैंने सिंपली आपको इसलिए बता दिया ताकि थोड़ा सा आपको मेंटली भी मैथमेटिक्स करना आ जाए। अब ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। सो कोई भी कंप्यूटर जो है, जिसका जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन 4 से 6 मिनट्स में असम्बल होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 95.45% चांसेस हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो 0.9545 सेकंड के अंदर 95% चांसेस है कि वो 4 से 6 मिनट्स के अंदर जो है वो उसके अंदर असम्बल हो जाएगी। सो ये हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन था कि एक कंप्यूटर, हमें वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन दी गई है, उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को असम्बल करने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम के मुताबिक जो है उन्होंने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर ली। ये जी हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल आई। यहाँ तक भी हमें आइडिया क्लियर हो गया कि एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल कैसे यूज़ करना है, और फिर उस टेबल को हमने प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के अंदर वो टेबल हमारे सामने कैसे आएगा। हम अपने थर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं जिसमें कि आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम डील करते हैं यहाँ से कि वो क्वेश्चन कैसे आपने इसको सोल्व करना है। ये देखते हैं अपनी थर्ड बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे हमने नोट करना है कि इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। इंफॉर्मेशन ये गिवन है, लेट x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस 25, यानी कि मीन आपके पास ये है और वेरिएंस जो है ये है, यानी कि म्यू 20 है और वेरिएंस 25 है। आपको याद होगा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक जनरल एक्सप्रेशन होता है। वो जनरल एक्सप्रेशन ये है कि x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को शो करने का पहले वाला हिस्सा जो होता है वो मीन होता है और दूसरे वाला हिस्सा जो है वो वेरिएंस होता है।
तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले मीन आ गया, दूसरे नंबर पे वेरिएंस आ गया। इसके साथ अगर हम इसको कंपेयर करें, ये वाला हमारे पास जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है, x इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद 20 एंड 25, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमें जो बताया गया है कि म्यू की वैल्यू 20 है और वेरिएंस की वैल्यू जो है वो 25 है। तो ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो आपके पास इस तरह हमने इस एक्सप्रेशन में ऐसे दी हुई हैं। फिर वो कहता है फाइंड द एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। आपने नॉर्मल कर्व के अंदर एरिया मालूम करना है बिलो 30, अबव 30, बिटवीन 30 एंड 40। बिलो 30 एरिया क्या निकलेगा, अबव 30 एरिया क्या निकलेगा, 30 और 40 के दरमियान एरिया क्या निकलेगा। इस 30 और 40 के एरिया के देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये जो 30 और 40 दिए हुए हैं इनको हम पहले जी में कन्वर्ट करेंगे और उस जी में कन्वर्ट करने के बाद जो है हम इजीली जो है अपना टेबल यूज़ करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम देखते हैं, फर्स्ट करिए मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करता हूं। तो उसके लिए पहले जो चीज़ जो मैंने लिखी थी वो इसी मकसद से लिखी थी कि आपको ये आइडिया हो जाए कि हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है। इसका सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें आपका सोल्यूशन ये दिया हुआ है कि x जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन 20 और ये वेरिएंस ये आ गया। दिस इम्प्लाइज म्यू जो है वो आपका 20 है और वेरिएंस जो है वो आपका 25 है। आपने एरिया मालूम करना है बिलो 30। बुनियादी तौर पर ये 30, 30 और ये 30 और ये 40 ये आपके पास आपकी x की वैल्यूज़ हैं। आप यूँ समझ लें कि अगर फ़र्ज़ करें मैं एक नॉर्मल टेबल बनाता एरिया इसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाता हूँ, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल कर्व की शक्ल में, तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। अब ये नॉर्मल कर्व आपके पास आ गई है। अब चूंकि बातें हो रही हैं इन टर्म्स ऑफ x, तो x की बात हो रही है तो यहां पर आप यूं समझ लें कि ये वाला हिस्सा जो है ये म्यू को शो कर रहा है। आप समझ लें कि म्यू जो है ये आपका 20 है, यहां पर ये मैं लिख भी रहा हूं म्यू इज इक्वल टू 20, और आपको x की वैल्यू चाहिए बिलो 30। बिलो 30 बेसिकली ये वाली जो स्केल होती है ये आपके पास x की स्केल है। इससे पहले हम z स्केल की बात करते रहे हैं और इससे पहले हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व बनाते रहे हैं जिसका मीन हमेशा 0 होता था, लेकिन इस केस में हमारा मीन जो है वो 30 है क्योंकि इसमें हम x स्केल की बात कर रहे हैं। तो x आपके पास जो है इस केस में म्यू की वैल्यू 20। अब आपने मालूम क्या करना है, पहली फर्स्ट करें, ये फर्स्ट पार्ट है बिलो 30, यानी कि हमें एरिया चाहिए 30 से बिलो। दूसरे लफ्जों में आप यूं समझ लें कि फर्स्ट कर लें ये अगर 20 है तो 20 से 10 यूनिट्स आगे जाएं, सपोज यहां पर आ जाता है जी 30, ठीक है। ये मैंने ऑर्डिनेट लगाया है और इससे लेफ्ट साइड एरिया चाहिए। मेरी जो एरिया की रिक्वायरमेंट है वो ये है बिलो 30, दिस इज बिलो 30 एरिया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब अगर बिलो 30 एरिया चाहिए मुझे तो ये तो सारी x वैल्यू है। हम क्या करते हैं इस x स्केल को z में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बना लेनी है अपनी डायग्राम के मुताबिक। डायग्राम के मुताबिक अगर मैं प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट बनाऊं तो मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है वो बिलो 30 एरिया जो है वो प्रोबेबिलिटी की शक्ल में यूं होगा, एरिया बिलो 30, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 30, ठीक है। ये एरिया बिलो 30 की बात होगी। इसी एरिया को मैं z में कन्वर्ट कर सकता हूं, x की वैल्यू है ना मेरे पास, तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा, और 30 माइनस म्यू आपके पास कितना है 20 है, और सिग्मा की वैल्यू आपके पास क्या है, अच्छा ये वेरिएंस आपके पास गिवन है 25, तो इससे सिग्मा की वैल्यू 5 आ जाएगी। सिग्मा स्क्वायर 25 है तो सिग्मा की वैल्यू 5 आ जाएगी, यहां पर 5 पुट कर दें। अब देखें आपके पास क्या रिजल्ट आता है, इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू आ जाएगी जी प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास 5 ऑफ 2 आ जाएगा, और 5 ऑफ 2 जो है यानी कि लेस देन वाला है, वही थ्योरम हमने अप्लाई किया। 5 ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो है 0.97725। आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, दिस इज माई एरिया बिलो 30, ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा एरिया जो आपसे मांग रहा है वो कहता है एरिया अबव 30। अब अबव 30 का एरिया अगर आपने मालूम करना है तो उसके लिए भी आपके पास वैल्यू तो यही रहेगी। मैं इसी चीज को जो है टेबल वैल्यू को
बाद में देख लेते हैं इसको। अबव 30 के लिए भी मैं इसी साइड पे ये कर रहा हूँ, अबव 30। फर्स्ट कर लें, मुझे एरिया अबव 30 चाहिए, ये मैंने इसका फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ये सेकंड पार्ट इसका लिख रहा हूँ। अबव 30 एरिया above 30 and that area is equal to probability of x is greater than 30 ना। जारी बात है, जब एरिया above 30 की बात करेगा तो एरिया greater than 30। अच्छा, इसी को मैं जो है वो इस तरह भी लिख सकता हूं, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इज ग्रेटर देन 30 माइनस म्यू की वैल्यू जो है वो है 20 डिवाइडेड बाय 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन क्या आ जाएगा आपके पास 2। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज ये आपने याद रखनी है कि अगर आपके पास बिलो 30 एरिया है तो अबव 31 में से माइनस करके भी निकाला जा सकता है, एक डायरेक्ट वे है। यहां पर मैंने ये करके इसलिए बता दिया कि आपके पास एक जनरल यूनिफॉर्मिटी चल रही थी, तो मैंने उसी यूनिफॉर्मिटी के अंदर आपको ये सारी चीज बता दी कि अगर अबव 30 चाहिए तो ग्रेटर देन का साइन होगा, अगर बिलो 30 चाहिए तो लेस देन का साइन होगा। ये लेस देन का साइन मैंने यूज किया है, अबव 30 चाहिए तो मैंने ग्रेटर देन का साइन यूज किया है। अब आप देखें कि हमारे पास जो थ्योरम है ग्रेटर देन के लिए, तो ग्रेटर देन के थ्योरम के लिए आपके पास आता है जी 1 माइनस 5 ऑफ 2। दूसरा थ्योरम अप्लाई हो जाएगा, आप यहां पर लिख सकते हैं जी 1 माइनस 5 ऑफ 2 जो है, 5 ऑफ 2 की वैल्यू जो है वो आपने पहले से भी लिखी हुई है, ये 5 ऑफ 2 है 0.97725। यहां से आपको रिजल्ट मिल जाएगा अबव 30 का। आप इसमें से 1 में से ये माइनस कर दें और आपके पास जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। 1 में से ये माइनस करेंगे तो देखें क्या रिजल्ट बनता है इसका, 1.000 आ जाएगा और उसमें से ये माइनस कर लें, ये यहां पर देख लें 1.00000 और नीचे ये वाले जो मैंने डेसिमल्स लिखे हैं 25779 पॉइंट दिस। अगर मैं माइनस करता हूं तो आई विल गेट, देखें जरा, यहां पर आ जाएगा 10 में से 5 बाकी 5, यहां पर क्या आ जाएगा 9 में से 2 बाकी 7, यहां पर भी 9 में से 7 बाकी 2, यहां पर भी 9 में से 7 बाकी 2, यहां पर भी आपके पास ये वाला जो है, यहां पर भी 9 में से 9 बाकी 0 और यहां पर ये 0 रह जाएगा। आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा यहां पर 0.02275। ठीक है जी, ये आपका रिजल्ट निकल आएगा अबव 30 के लिए। मैं इस रिजल्ट को हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला अबव 30 अगर आपने लेना है तो ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन से साइन से वो जी की वैल्यू, जी की वैल्यू के बाद आप जो है वो अपना थ्योरम अप्लाई करें, 1 में से वो वाला थ्योरम की वैल्यू आप पुट करें, आपको माइनस करके आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अब ये वाली चीज जो है बिलो 30 के लिए निकाल ली। अब जो है हमारे पास तीसरा पार्ट जो है वो ये है, थर्ड पार्ट में जी, थर्ड पार्ट है 30 और 40 के दरमियान। ओके, आपको एरिया चाहिए 30 और 40 के दरमियान। अब मैं डायग्राम के जरिए इस एरिया को वाजे करने लगा हूं, 30 और 40। ये फर्ज करें ये आपका 20 है, अब चूंकि एक्स वाली स्केल है, ये 20 है जो मीन है आपका, 30 यहां पर है फर्ज कर लें, 40 आपका यहां पर है, ये 30 लिख लें आप, ये आप 40 लिख लें। आपका जो रिक्वायर्ड एरिया है वो मैंने रेड डॉट्स की शक्ल में लिख दिया है, ये रेड डॉट्स हैं। ठीक है, 30 और 40 के दरमियान ये एरिया हमें चाहिए। अब इस एरिया की पहले आप स्टेटमेंट बना लें प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट के लिए। तो प्रोबेबिलिटी स्टेटमेंट जो इसकी बनेगी क्या आएगी जी, एरिया बिटवीन 30 एंड 40, ये एरिया इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स 30 और 40 के दरमियान। ये लें, अब 30 और 40 के दरमियान एरिया निकालना है, ये वाला एरिया आपकी रिक्वायरमेंट है। आप इसको पहले जी में कन्वर्ट कर दें। देखें 30 को जब मैं करता हूं तो 30 माइनस मीन की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। 40 के लिए भी इसको मीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 माइनस मीन की वैल्यू है 20 और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है 5। ले जी,
अब 30 माइनस 20 करेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 में से 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, और यहां पर ये z आ जाएगा। यहां पर 40 माइनस 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी 40 माइनस 20 20 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब आपके पास देखें ये वाली 2 से लेकर 4 तक है, आप इसको यूं लिख सकते हैं 5 ऑफ 4 माइनस 5 ऑफ 2। याद रखना है 5 ऑफ 2 की वैल्यू तो मैं ऑलरेडी ये वाली कैलकुलेट कर चुका हूं, ये वाली, और 5 ऑफ 4 जो है वो एग्जैक्टली 1 के इक्वल होगा। आपको याद होगा स्टूडेंट्स कि मैंने बात की थी कि जब आप स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल जो है वो z की वैल्यू -3 से +3 तक चलती है, और +3 तक और -3 के दरमियान जो आपका टोटल ऑलमोस्ट एरिया आ जाता है 0.999999। अगर आप माइनस ये वाला करेंगे, इससे आगे जितना भी एरिया बनता है वो सारा का सारा 1 ही आ जाता है। मसलन मुझे अगर चाहिए कि जी 4 से लेस कितना एरिया बनेगा, तो 4 से लेस ऑटोमेटिकली वो 1 ही होगा, टोटल एरिया जो है वो कर्व का वो उसमें आ जाएगा 4 से लेस वाले एरिया में। तो सिमिलर पैटर्न पे यहां पर भी अगर मैं 5 और 4 जो करूंगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा, 5 और 4 1 के इक्वल आ जाएगा, 97725, इसका भी रिजल्ट वही निकल आएगा 0.02275। ये आपकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी कि आपका 0.02275 आ जाएगा ये वाला रिजल्ट। इसका मतलब है 30 से 40 का भी उतना ही एरिया निकला है जितना कि आपका 30 से ग्रेटर देन का एरिया है, ये वाला भी उतना ही एरिया निकला है, और यहाँ से अगर मैं 30 से ग्रेटर का एरिया भी मालूम करूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट आता है। सो इस तरह से आपके पास जो है जब आपको एरिया की शक्ल में आ जाए तो उसमें आसान तरीका ये होता है कि आप जो है उसको डायग्रामेटिकली उसको पहले बना लें और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको फुलफिल कर लें। तो नेक्स्ट टाइम जो है हम इसको दोबारा से आगे लेकर चलेंगे, एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, ताकि आपका आइडिया जो है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।